मैं स्कूल गई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंस हंसकर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसी थी कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि किशोर है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैं उन्हें नजदीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोली, यह किशोर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने किशोर की ओर इशारा करते हुए कहा तो मैं हंसने लगी। क्या किशोर को मैं नहीं जानती, किंतु परिचय करवा रही है? किशोर मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वहां आप नचाते हुए बोला, माधुरी तुम्हारी यह सहेली तो बड़े ही सुंदर और स्मार्ट है। शाम के 4 बजे में माधुरी को ढूंढने लगे। वह 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। किशोर भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने माधुरी की सहेली मीना से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, वह स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में गई होगी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। इस समय उधर करने गई है। उधर का इलाका तो जंगलों का है। वह होश में तो है नहीं। चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने से ही तो एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे काफी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और किशोर को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। मगर यहाँ किशोर के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं सभी कामों से एक दूसरे पर की ओर बढ़ गए। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पर एक तरफ खोलकर रख दी थी और किशोर ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हो या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हो। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी उनकी यौन क्रीड़ा देखती रही। जब मैं जारी थी और बढ़े तो मैं भी पेड़ों की ओर से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गए। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे। आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज सुनाई दी, किशोर तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। माधुरी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। किशोर चला गया। किशोर के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उसे यह पूछना चाहती थी कि माधुरी तू किस मजबूरी में किशोर के साथ यह खेल खेल रही है? आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। वह मेरी तेज तेज कदमों की आवाज सुनकर ऐसे चौंककर मोदी जैसे किसी हिरण से ने अचानक ही हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गया हो। माधुरी मुझे वहां देखकर हैरान ही नहीं थी बल्कि काफी डरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तो मेरी सहेली है। कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसी लगती है। मैं तो इधर तुमको ढूंढती हुई चली आई थी। अब बता तू इधर क्या करने आई थी? माधुरी एक काफी सुलझे हुए लड़की थी। वह इतना तो जान ही गए कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वहां कोई बहाना न करते हुए बोली, मैं क्या करूं का जो जैसे कोई युवक हस्तमैथुन का आदी हो जाता है वैसे ही मैं भी मर्दानी बाहों के स्पर्श की आदी हो गई। मैं चौंक गई। यह क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक शाम को मैं किशोर के साथ स्कूल के गेट से बाहर हुई तो वह बोला, चलो आज स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में चलते हैं। मैं तैयार हो गई। हम बाद में पहुंचे तो किशोर ने अचानक ही मजाक मजाक में मेरी छाती पर हाथ फेर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए। पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई।
किशोर ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना अलौकिक, कितना आनंद भय और कितना सुखद होता है, इसकी अनुभूति मुझे उस दिन ही हुई। अब मैं भी किशोर के शरीर पर हाथ फेरने लगी। स्त्री बानों के स्पर्श से वहां भी पहली बार ही परिचित हुआ था। हम एक दूसरे को स्पर्श करते करते इतने उत्तेजित हो उठे कि हम कब निर्वस्त्र हो गए, होश ही न रहा। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावली हो उठे जैसे छूट रही ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उतावले रहते हैं। फिर क्षण भर में ही वह सब हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे। आंखों में आंखें डाल ही देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। जाने क्यों सहवास के बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं अगले दिन खुद ब खुद ही किशोर के पास पहुंच गई। वहां भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। इस तरह मैं रोज ही इसे न दोहराने का संकल्प लेने और दूसरे दिन स्वतः ही किशोर के साथ बाप की ओर बढ़ जाती है। यह मर्दानी बाहों के स्पर्श का ही जादू है जो चाह कर भी मैं या किशोर स्वयं को रोक नहीं पाती हैं। हमें इसका चस्का लग गया है। काजोल, हमारे इन संबंधों का जिक्र तुम किसी से भी न करना, समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है। मैं धीरे से मुस्कुरा फिर उसकी बांह पकड़कर ग्राम की ओर बढ़ गई। जब हम ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचे मैं बोली, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। मैं तेरी सहेली हूँ, तू तो अभी बहुत ही छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों वाले होकर भी तुमसे भी गई गुजरी हरकतें करते हैं। जब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो तुझे कैसे कुछ कह सका है। मैं यह कहकर घर की ओर जाने लगी तो माधुरी बोली, मेरी दीदी की शादी पर है, तुम्हें जरूर आना है। मैं मुड़कर बोली, अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तो अब तक छिपाए बैठी थी। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन माधुरी, तुझे या किशोर को इसकी प्रेरणा किसी मिली में जाने के लिए उतावली हो उठी। अपने अपने माता पिता से माधुरी यह कहकर सड़क की ओर बढ़ गई। मैं हैरान परेशान शाम के 6 बजे लौटी तो मम्मी आ गई थी और पापा से दूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी में थे। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, में खाना रखा हुआ है, जब भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, और हाँ, मेरा इंतजार न करना। यह कहकर मम्मी चली गई। मैंने उसे यह भी नहीं पूछा कि वह पूरी रात अकेली कहाँ रहेगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरी रात वेदांत अंकल के यहाँ रहेगी। वह वेदांत अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गए। बाहों का स्पर्श क्या इतना आनंददायक होता है कि उसके बिना माधुरी जी नहीं सकती है। मम्मी मुझे अकेला छोड़कर वेदांत अंकल की बाहों के स्पर्श का मजा लूटने चली गई। रवीना पापा के बिना नहीं रह पाती। क्या आइसक्रीम और बर्फी से ज्यादा स्वाद साथ साथ सोने में होता है। मैं नहीं मानती यह सब झूठ है। जीवन के सारे सुखों से बढ़कर जिस्मानी सब भला कैसे हो सकता है। मैं यह सोचते सोचते झपकी लेने लगी तो मुझे अचानक ही याद आया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज खोला, खाना निकाला। भूख तो उतनी ही नहीं। एकांत रोटी खाने के बाद खाली एक तरफ सरकाकर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर निढाल पर गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।